Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain scalar quantities and vector quantities. Scalar means जो अदिश राशियां हैं और सदिश राशियों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम समझेंगे कौन सी अदिश राशि है कौन सी सदिश राशि है। इनमें जो कॉमन टर्म होता है वो होता है मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ली है और उसमें जो मैग्नीट्यूड टर्म होता है उसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में इसका एक कॉमन टर्म है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स होती है जो इसकी वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड इनमें और इसमें भी मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है वो सब में कॉमन रहती है। मैग्नीट्यूड मीन्स होती है वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू। जैसे मैग्नीट्यूड कोई भी आपने लेंथ ली है, इस लेंथ की जो इसका पैरामीटर है मेजरमेंट, इसकी लेंथ जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों का कॉमन टर्म है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में। लेकिन एक डायरेक्शन इसका एक टर्म होता है कि डायरेक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है ये कॉमन टर्म नहीं है दोनों में। इसमें जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस कहीं 5 मीटर लिखा है तो ये डिस्टेंस का टोटल इंफॉर्मेशन है कि 5 मीटर डिस्टेंस है जहां पे हमको जाना है। मास ले लिया 5 kg, ये टोटल इंफॉर्मेशन है मास की कि 5 किलोग्राम का कुछ भी हम चीज ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेट है मास है वो कितना है 5 kg। तो 5 kg टोटल इंफॉर्मेशन है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, मतलब डायरेक्शन क्वांटिटी इसमें नहीं। इसलिए ये सभी डिस्टेंस है, मास है, स्पीड, स्पीडोमीटर में आप स्पीड देखते हैं तो वहां भी स्पीड दिया जाता है 5 किलोमीटर पर आवर या पर मिनट, ठीक है। इस तरीके की स्पीड दी जाती है, उसमें डिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं देती है। तो स्पीड का ये टोटल इंफॉर्मेशन है, ये सभी क्वांटिटी हैं। कैसी? इनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है किसी वैल्यू का तो इस पे हम एरो देखते हैं। एरो मीन्स होता है, जैसे एरो एक लगा दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और जो इसका यहाँ पे निकालते हैं ये हेड हो, ये इसकी जो हेड लगा है ये हेड है और ये इसकी टेल है। तो जो हेड होता है वो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जैसे डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, मीन्स x2 या xf माइनस xi। xf माइनस xi मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन किस जगह पे है और इनिशियल पोजीशन किस जगह पे है, इन दोनों पोजीशन का ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डिफरेंस निकालता है। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन इंक्लूड रहती है। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद फोर्स एफ, इस पे आपने वेक्टर देखा होगा, इस तरीके की क्वांटिटी जो लिखी होगी एफ पे वेक्टर लगा रहता है। तो फोर्स एफ भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि फोर्स जैसे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहते हैं कि 5 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई हुआ किस डायरेक्शन में, पूर्व की तरफ है, पश्चिम में है, तो इसमें डायरेक्शन इंक्लूड रहती है। तो देखो 5 न्यूटन तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट क्या है? इसकी डायरेक्शन।
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन जिस क्वांटिटी में मिल रही है वो हमारी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद में वेलोसिटी। स्पीड तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड भी, जो स्पीड होती है डेल्टा वी, आप कैलकुलेट करते हैं वी, ये क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज आता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी जहां पे लिखी जाएगी उस पर वेक्टर नोटेशन रहता है, मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो ये सभी क्वांटिटी आपने देखा होगा, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आपने इसमें देख ली। तो यहाँ डिस्टेंस, मास और स्पीड ये आपने देखी है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जनरल इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की, डायरेक्शन उसमें नहीं होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, दोनों क्वांटिटी प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आप इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड वैल्यूएबल क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके साथ साथ आपने एक देखा है ओवरिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो लॉ है उसको फॉलो करता है। तो इस तरह की क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स, आपने तो कोई भी ब्लॉक ले लिया, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन ईस्ट और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये F1 फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में F2, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया, ये 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें टोटल नेट फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, F नेट इक्वल, इसका टोटल फोर्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब देखो इसमें ये तो मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया है। इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड तो आपको फोर्स का पता है, फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका, डायरेक्शन का। फोर्स F के अपोजिट, फोर्स F1 के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F2 अप्लाई। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायरेक्शन का। अब आपको अगर वैल्यू यूज करना है तो F रिजल्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, F नेट इक्वल F1 की वैल्यू होगी +5 न्यूटन और प्लस F2 की वैल्यू होगी -5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इस मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव है, इसमें साइन से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा क्या, 5 - 5 = 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस पे 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट जो क्वांटिटी होती है उसमें इस तरीके के एडिशन हम लोग करते हैं। अच्छा, सेकेंड इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये तो फोर्स को आपने देखा, इलेक्ट्रिक करंट तो सबने इसको पढ़ा होगा हाई स्कूल में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, या फ्लो ऑफ चार्ज निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = Q/T लिखते हैं, Q/T। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, आप बता सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट फ्लो होने में आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या है। जब डायरेक्शन आपको पता है तो डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इसके मैग्नीट्यूड भी पता है कि आपने करंट इसमें कितना फ्लो किया है, 6 एम्पियर का, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड है इसमें। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे या स्केलर बोलेंगे।
तो केवल आपने मैग्नीट्यूड आपने देख लिया दोनों क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड इसमें होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है, तो ये वेक्टर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसको ओबे नहीं कर रहा है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। कैसे नहीं करता है इसको देखते हैं। इसलिए ये थर्ड क्वांटिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केवल इतना पढ़ दिया कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इतने से आप सभी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सभी फिजिकल क्वांटिटी आप क्लियर नहीं होंगी कि कौन वेक्टर है कौन सी स्केलर है। इसकी सभी प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी सबको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो ओवेइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। देखते हैं इसमें। अब थर्ड जो क्वांटिटी है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरीके से इसमें करते हैं। सपोज दैट आपने लिया कोई भी वायर है और ये वायर इसमें 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये इसकी जंक्शन है। जंक्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे 3 एम्पियर हो गया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 एम्पियर करंट। मतलब क्या हुआ? जंक्शन पॉइंट से करंट हमारा क्या हुआ? डिवाइड हुआ। इससे जो भी यहाँ पे अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो चलेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो यहाँ पे चलेंगे। ठीक, मतलब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स आपने दिया है उसमें जुड़े हुए जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो यहाँ पे रन करेंगे और इसमें इससे जुड़े हुए वो भी रन करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर यहाँ पे ओबे ना करता है ये नियम, तो इस जगह पे क्या है? अपोजिट है। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह से अपोजिट होने से यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर इस लॉ को ये ओबे करता तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इस संधि से के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो नहीं चलते अगर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करता है। लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो करंट है वो कभी भी जीरो नहीं होते। जबकि फोर्स में क्या हो? फोर्स हमारा ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फोर्स देखो अप्लाई, नेट फोर्स आपने कैलकुलेट किया है क्या? तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको आपने क्या किया? ऐड किया। 5 - 5 जीरो हो गया। लेकिन करंट यहाँ टोटल करंट I1 I2 जो आपने कैलकुलेट किए हैं, ये संध पे भी ये टोटल जो नेट करंट इसका होगा वो 6 एम्पियर ही हो जाएगा। I1 + I2 यहाँ पे क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता है। मतलब वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ये केवल लॉ को किसको फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता है। मतलब इसमें क्या करना है? आपको एडिशन करना है। जनरल जो एडिशन होते हैं उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है, मतलब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी आपसे पूछा जाए? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जिस तरह से फोर्स फॉलो करता है, देखो फोर्स यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट फोर्स अप्लाई हुए तो जीरो हो गया, लेकिन करंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा जंक्शन पे। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस वेक्टर एडिशन लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी है उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज दैट ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए पे हम वेक्टर अप्लाई कर देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है, सपोज दैट ये लेंथ जो दी गई वेक्टर, ये इसकी लेंथ जो होती है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू इसकी। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 मीटर। ये 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका जो कैप है जिसको हेड बोलते हैं,
ये हेड इसका जो हो जाएगा ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, जो वेक्टर क्वांटिटी है जितनी, उसको वेक्टर से अप्लाई, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और सभी पे वेक्टर नोटेशन रहता है। लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, और जो इसका हेड होता है, जो एरो का हेड है, वो इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसको हम टेल बोलते हैं। ये क्या है? टेल। और ये जो आप डायरेक्शन, ये है हेड। हेड डायरेक्शन को डिनोट करता है और टेल इसकी मैग्नीट्यूड को। तो टेल इंडिकेट मैग्नीट्यूड एंड हेड इंडिकेट डायरेक्शन। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स जो अप्लाई किया गया, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आपको 5 न्यूटन की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड दिया गया है ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ से इसका एंगल हो जाएगा सपोज दैट यहाँ पे 45 डिग्री पे, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और इस तरह से नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन दी गई। अब ईस्ट डायरेक्शन में कितना दिया गया? 5 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, कितना है? 5 न्यूटन। ईस्ट जो इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। किसको? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रहा है, और जो 5 है ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसको मैग्नीट्यूड। ये जब आप फोर्स अप्लाई ले रहे हैं, नेट फोर्स आपने लिया 5 न्यूटन, तब आपने यहाँ पे देखा। अब आप एक कंफ्यूजन होगा कि इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। जब नंबर ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, तब आप वेक्टर एडिशन लॉ को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स का एडिशन करेंगे, तब वहां वेक्टर एडिशन लॉ होगा। लेकिन अगर केवल आप फोर्स देख रहे हैं, या वेलोसिटी देख रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो वो जनरल, अगर उसका मैग्नीट्यूड दिया गया, डायरेक्शन दिया, तो केवल उसमें वेक्टर एडिशन लॉ, उसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिप्रेजेंटेशन हम वेक्टर क्वांटिटी का इस तरीके से करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने देखा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें अगर आपको ए वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर भी होता है, यूनिट वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जैसे ए वेक्टर दिया गया, तो ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड करेंगे इसका? तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, तो ए वेक्टर तो ये जनरल लिखा है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। वेक्टर क्वांटिटी से उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इसको बुक्स में डार्क ए लिखा होता है, या फिर और मॉड ए से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मॉड ए या डार्क ए लिख देते हैं। तो डार्क ए अगर बना है बुक्स में, तो समझ जाइए मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, और ए पे वेक्टर लगा है तो ये वेक्टर है। अगर मॉडुलस लगा है, मॉड लगा दिया, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमने मान लिया सपोज दैट एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी 5 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे, और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो अगर आपको यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करना, तो आप किस तरीके से निकालेंगे इसको? डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो अब इस फोर्स को आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स एफ इक्वल कितना हो जाएगा? वेक्टर एफ इक्वल टू एफ एक्स डायरेक्शन में प्लस एफ वाई डायरेक्शन प्लस एफ जेड डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो कुछ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं, उनको
आई जे और के कहते हैं। क्या कहते हैं? आई जे और के। आई एक्स डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको आई कैप से लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप से। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर होता क्या है? अगर किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो यूनिट वेक्टर हमने सपोज दैट एन कैप लिखा, तो इस एन कैप की जो वैल्यू होती है वो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये इसकी क्या है? यूनिट वेक्टर इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए अपॉन मॉड ए जो वैल्यू होती है वो वेक्टर मॉडुलस ए क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर ए वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका टोटल इंफॉर्मेशन है मॉड ए इंटू एन, मतलब इनका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये, तो वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या है? डायरेक्शन। तो जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो किसको बताते हैं? डायरेक्शन को बताते हैं। सभी यूनिट वेक्टर्स, ये बात आप समझ लीजिएगा, जहां भी यूनिट वेक्टर की बात होगी वो क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या बताते हैं? डायरेक्शन। आई कैप एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन बताता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन को बताता है, और के कैप अलोंग जेड डायरेक्शन में एक्सिस बता रहा है। आई जे कैप, आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है? एक्स एक्सिस पे। जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस पे, और जेड कैप जो के कैप है डायरेक्शन वो किस पे? जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो आई कैप कितना हो जाएगा? आई कैप की जो वैल्यू होगी, फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है किस डायरेक्शन में? एक्स टाइम। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन मॉड एफ एक्स, एफ एक्स अपॉन मॉड एफ एक्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी? मॉड एफ एक्स कितना है? इसका मॉडुलस कितना है? 5 न्यूटन। तो एफ एक्स इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल, एफ एक्स वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स मॉड इंटू आई कैप, यही हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन, तो 5 आई कैप है। एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 आई कैप। आप समझ गए? इसी तरह से एफ वाई, एफ वाई आप कैलकुलेट कर लेंगे तो एफ वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? जैसे एफ एक्स आपने कैलकुलेट किया इसी तरह से एफ वाई निकाल सकते हो। एफ वाई कितना होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं? जे कैप से। ये क्या है? जे कैप। जे कैप इक्वल वेक्टर एफ वाई अपॉन मॉड एफ वाई। तो मॉड एफ वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? क्योंकि एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यही होता है। तो जे कैप वाई डायरेक्शन में जो इसकी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होता है? जे कैप। और जे कैप की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी? एफ वाई वेक्टर अपॉन मॉड। एफ वाई वेक्टर की वैल्यू आपको पता नहीं है, यह एफ वाई वेक्टर हो जाएगा अपॉन इसका मॉडुलस तो आपको पता है कितना है? 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना है एफ वाई का? 4 न्यूटन। तो एफ वाई की वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी, एफ वाई वेक्टर इक्वल टू 4 जे कैप, कितना मिल जाएगी? 4 जे कैप। तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 जे कैप। अब बात करते हैं एफ जेड की। एफ जेड क्या है? फोर्स अप्लाइड इन जेड डायरेक्शन। तो फोर्स अप्लाई इन जेड डायरेक्शन, तो एफ जेड कितना हो जाएगा? एफ जेड इक्वल, तो जेड डायरेक्शन के लिए आपने क्या लिया है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के कैप, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के कैप। और के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ जेड वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड की वैल्यू कितनी है? 3 न्यूटन। तो यूनिट वेक्टर के कैप इक्वल एफ जेड वेक्टर अपॉन 3। तो एफ जेड वेक्टर हो जाएगा 3 के कैप। एफ जेड वेक्टर की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की? 3 के कैप। इस तरह से आपने वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की। इसकी वैल्यू वेक्टर एफ।
डिफरेंट डायरेक्शन में आपने फोर्स देखे, फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में Fx, Fy और Fz फोर्स अप्लाई हुए थे। इसमें वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई किया। वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई करने के बाद में आपने क्या किया, टोटल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया और फोर्स की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, F इक्वल टू 5i कैप 4j कैप 3k कैप, ये वैल्यू है आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो यूनिट वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया था n कैप से। अगर फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर F ऑन मॉड F। तो वेक्टर F ऑन मॉड F की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर F यहाँ पे है कितना, आपके सामने है वेक्टर F, कैलकुलेशन आपने इस तरीके से किया था। तो वेक्टर F आपके सामने कितना है, 5i कैप 4j कैप 5k कैप, ये आपने वैल्यू किसकी रखी, वेक्टर F की। अब मॉडुलस इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस करते हैं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड i कैप प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड j कैप प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड k कैप का स्क्वायर रूट। तो इनका हम क्या लेते हैं, सभी का स्क्वायर रूट। तो अगर आपको इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है, मॉड f निकालना है, तो मॉड f हो जाएगा रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड i कैप, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड j कैप 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड k कैप। इन सभी का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इसमें स्क्वायर रूट के साथ में। तो मॉडुलस ऑफ f वेक्टर हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9। तो ये टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, इसका आ जाएगा 50। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी टोटल 50। तो यहां से आपने इसका जो मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, तो मॉडुलस कैलकुलेट करने का तरीका क्या, मॉड ऑफ f मतलब 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3k कैप है 3 स्क्वायर। तो n कैप की जो वैल्यू आपके सामने आ गई 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इसका स्क्वायर रूट आपके सामने है, कितनी वैल्यू है इसकी, रूट 50। तो आपने क्या किया, डिफरेंट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई थे उन फोर्स के लिए आपने उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ए और अपॉन मॉडुलस ए को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी की टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, मॉड मीन्स होता है मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन, तो n कैप जो होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वी सेज दैट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या करता है, हरदम डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएंगे तो वो बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं।